हेलो दोस्तों। वैसे आपने कभी ना कभी इस अल्जाइमर डिजीज़ का नाम सुना होगा। ज़्यादातर आपने इस डिजीज़ के पेशेंट्स को किसी मूवीज़ या फिल्म में ज़रूर देखा होगा। जानते हैं कि ये डिज़ीज़ कैसे होती है, इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है, इसकी डायग्नोसिस किस तरह की जाती है और किस तरीके की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या होती है अल्जाइमर्स डिजीज़। ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब अगर ये डिसऑर्डर एक बार हो गया तो ये प्रोग्रेस करता रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट में डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी होती है। इसकी वजह से पेशेंट में मेमोरी, उसकी थिंकिंग स्किल बहुत बैडली अफेक्ट हो जाती है और वो बहुत छोटे से छोटा काम भी आसानी से नहीं कर पाते। अगर हम इसके लक्षणों को देखें तो सबसे पहला लक्षण होता है मेमोरी लॉस का, जिसमें पेशेंट कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख पाता और कुछ डेट्स या इवेंट्स को भी याद नहीं रख पाता। इसके अलावा कुछ फेमिलियर प्लेसेस भी वो भूल जाता है। कुछ लोगों में कॉग्निटिव डिक्लाइन भी देखने को मिलता है, जिसमें वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर पाते, इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाते, कॉन्सेंट्रेशन में उन्हें दिक्कत जाती है और ईजीली कोई चीज़ प्लान नहीं कर पाते। और उनमें कन्वर्सेशन करने के लिए जब वो बात करते हैं लोगों से तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी वो भूल जाते हैं कि उन्हें क्या कहना है, वो अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फिर उनमें बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो बहुत जल्दी एजिटेट हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होता है उनमें, सोशल विड्रॉल यानी कि लोगों से ज़्यादातर बातचीत करना पसंद नहीं करते, इरिटेट होते हैं और एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। इसके अलावा उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी कम होती जाती है। देखते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज़ के पीछे किस तरीके की मैकेनिज़्म होती है। एक्चुअली हमारे न्यूरॉन्स को रिपेयर करने के लिए एक प्रोटीन न्यूरॉन की सेल्स के ऊपर होता है, जिसे एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जब भी ये प्रिकर्सर प्रोटीन पुराना हो जाता है तो इसे अल्फा सिक्रेटेज और गामा सिक्रेटेज नाम के दो एंजाइम्स ब्रेक करके ख़त्म कर देते हैं। और ये जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं इसे ब्रेक करने के बाद ये फेगोसाइटोस्ट हो जाते हैं, यानी कि मेटाबोलाइज होकर सेल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ अल्जाइमर्स के केसेस में ये देखा गया है कि बीटा सिक्रेटेज नाम का एंजाइम इस अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन के ऐसे हिस्से पर कट करता है जिससे ये प्रोटीन का ऐसा हिस्सा क्रिएट हो जाता है जो इजीली मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, यानी कि ये सेल के अंदर ख़त्म होगा ही नहीं बल्कि बढ़ता चला जाएगा। जब बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक क्लम्प सा बना देते हैं। ये क्लम्प से बीटा अमाइलॉइड प्लाक के नाम से जाना जाता है। ये बीटा अमाइलॉइड प्लाक ही दो न्यूरॉन के बीच में अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को नहीं पहुंचा पाता। इसका दूसरा तरीका है कि टाउ प्रोटीन के टैंगल्स बन जाते हैं। अभी टाउ प्रोटीन होता क्या है? वास्तव में एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है जिससे न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरॉन का कोई सा भी सामान पास हो सके। इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूरॉन की वो सरफेस माइक्रोट्यूब्यूल की रोड की बनी होती है। अब ये रोड पर ये ही टाउ नाम के प्रोटीन इन रोड को स्टेबल बनाते हैं, यानी कि इस माइक्रोट्यूब्यूल की इस शीट को एक स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन अल्जाइमर्स डिजीज़ में देखा गया है कि यहाँ पर इस टाउ प्रोटीन में काइनेज एक्टिविटी की वजह से फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से ये टाउ प्रोटीन अनस्टेबल हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये उस माइक्रोट्यूब्यूल की शीट में से बाहर निकलकर क्लॉक बना लेते हैं, टैंगल्स बना लेते हैं और ये रास्ता जिसको वो स्टेबिलिटी दे रहे थे ये बीच में से ब्रेक हो जाता है, जिससे कोई सा भी सामान ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता न्यूरॉन से और इसकी वजह से भी अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है। देखते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन ब्रेन में कैसे होता है। जहाँ नॉर्मल ब्रेन में नॉर्मल सल्काई और सेरेब्रल कॉर्टेक्स परफेक्ट होता है और उनके गायरी भी परफेक्ट होते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़ में सल्काई का साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एट्रोफी यानी कि श्रिंकेज देखने को मिलता है और जो गायरी भी जो होते हैं वो भी नैरो हो जाते हैं। देखते हैं इसकी डायग्नोसिस किस तरह की जाती है। पहली डायग्नोसिस में मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके तहत ये पता किया जाता है कि भूलने की बीमारी यानी कि जो डिमेंशिया है वो किसी और वजह से तो नहीं हुआ है। दूसरा टेस्ट होता है कॉग्निटिव टेस्ट का, जिसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट की थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, वो मेमोरी किस तरीके की चीज़ें याद रख पाता है। और मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट, ये कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट्स हैं
कॉग्निटिव टेस्ट के लिए, और कुछ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू पता किया जाता है कि अल्जाइमर की वजह से ही ऐसा हो रहा है या कोई और वजह है। फिर ब्रेन इमेजिंग की जाती है। ब्रेन इमेजिंग में सीटी, एमआरआई और पेट स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है, ये पता करने के लिए कि ब्रेन का स्ट्रक्चर फिलहाल कैसा है, कोई प्लाक तो नहीं दिख रहा है, बीटा माइलाइड प्लाक या फिर टाउ प्रोटीन के टैंगल्स तो प्रिपेयर नहीं हो गए हैं। फिर बायोमार्कर टेस्ट भी किए जा सकते हैं। बायोमार्कर में एक्चुअली अमाइलाइड प्रोटीन, बीटा अमाइलाइड प्रोटीन और इन्हीं टाउ प्रोटीन को ही CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में देखा जाता है या फिर ब्लड में देखा जाता है। कुछ जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है, जिसके तहत अगर फैमिली में किसी को अल्जाइमर ऑलरेडी पहले हो चुका है और उसके बाद उसी जनरेशन में किसी को ये बीमारी है, तो उसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या इस जेनेटिक म्यूटेशन या फिर इस जीन म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज़ उसमें अपीयर हुई है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। एक्चुअली इसका कोई क्योर तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कुछ मेडिकेशंस जैसे कि कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर और मेमेंटाइन जैसी ड्रग्स दी जाती ताकि न्यूरॉन अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके। इस तरीके की मेडिकेशन से ये कुछ हद तक इसे थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है। कुछ लाइफस्टाइल और सपोर्टिव थेरेपीज़ दी जा सकती है, जैसे कि कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, जिसमें कुछ पजल सॉल्व करा करके या फिर कुछ चीज़ याद रख के या फिर लैंग्वेज को सीख करके चेंजेस लाए जा सकते हैं। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज भी इसे थोड़ा धीमा कर सकती है, इस डिज़ीज़ के प्रोग्रेशन को थोड़ा धीमा कर सकती है। फिर बिहेवियरल इंटरवेंशंस भी किए जा सकते हैं, जैसे कि जिन पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन, अग्रेशन होता है, उन लोगों को समझाया जा सके या फिर उन पीयर ग्रुप के साथ में उन्हें बिठा करके उनके साथ क्रिएटिव थिंकिंग की जा सके, तो ऐसे समय पर उनमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। फिर केयर गिवर्स, जो पेशेंट उनके परिवार वालों को कुछ सपोर्ट दिया जा सकता है, जैसे उन्हें एजुकेट करना इस बीमारी के बारे में ताकि वो प्रॉपरली केयर दे सके, और साथ में उनके एक्सपीरियंसेस जो सक्सेसफुल हुए हैं उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जा सकता है, और क्लिनिकल ट्रायल और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में भाग लिया जा सकता है। वैसे अल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस डिजीज़ का जल्द से जल्द पता लगाया जाए तो इसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट और फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। धन्यवाद।